Question number 101. Theories which explain the formation of sigma bond and pi bond are accept. इनमें से कौन सी थ्योरी है जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है सिवाय किसके? अल्फा ऑप्शन है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, बीटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि VBT, चार्ली ऑप्शन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी यानी वेस्पर थ्योरी, या फिर डेल्टा ऑप्शन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग. केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया ये क्वेश्चन है. यहाँ पे याद रखिएगा कि VBT फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है. इसके मुताबिक ऐसे ऑर्बिटल जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाते हैं ये सिग्मा बॉन्ड होते हैं. जैसा कि यहाँ पे आप ये पिंक कलर में देख सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है और सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है. जबकि ऐसे ऑर्बिटल जो साइडवेज ओवरलैपिंग करते हैं ये पाई बॉन्ड बनाते हैं. जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से साइडवेज ओवरलैपिंग शो की गई है और ये पाई बॉन्ड बनाते हैं. सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये ओवरलैपिंग से बनते हैं. एक में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और दूसरा साइडवेज ओवरलैपिंग शो करता है. यही कंसेप्ट जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी आता है, जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उसमें बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं. तो वहाँ पे भी सिग्मा और पाई का कंसेप्ट हमें मिलता है. असल में यहाँ वेस्पर थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन तो नहीं करती, लेकिन जो वेस्पर थ्योरी है इसमें हम कंसीडर करते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को फॉर द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. तो इसका मतलब है कि ये भी इसका कंसेप्ट दे रही है लेकिन फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती. तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बिल्कुल ही सिग्मा और पाई को किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर रही है. यानी ये सिर्फ और सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की जो सेपरेटिंग होती है सिर्फ इसी को एक्सप्लेन करती है. तो इसलिए हम ज़्यादा बेस्ट आंसर जो है यहाँ पे डेल्टा ही देंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी. सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 102. वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज. प्लांक्स कांस्टेंट जिसको हम H से शो करते हैं इसकी वैल्यू क्या है? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर. तो प्लांक्स कांस्टेंट ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी से हम फाइंड करते हैं, जिसके मुताबिक एनर्जी इज इक्वल टू H न्यू. यहाँ पे H प्लांक्स कांस्टेंट है और न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन. तो प्लांक्स कांस्टेंट इज द रेशो ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन. तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है यानी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड. ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनमें वैल्यूज़ आपने याद रखना होती हैं और ये टाइम सेविंग होती हैं. इन वैल्यूज़ को आपने याद करना है. तो आंसर इज़ डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 103. फाइनल इक्वेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन इज़ कॉल्ड. कंसंट्रेशन के लिहाज से जो हम फाइनल इक्वेशन लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा ऑप्शन रेट लॉ, बीटा ऑप्शन रेट कांस्टेंट, चार्ली ऑप्शन रिएक्शन रेट, या डेल्टा रिएक्शन ऑर्डर. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 7 रिएक्शन काइनेटिक्स. तो जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं और उस केमिकल रिएक्शन के मुताबिक हम अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है A+2B और इसमें प्रोडक्ट C+D बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज पावर द कोएफिशिएंट्स यूज्ड इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन. तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन. करेक्ट आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 104. पोलीविनाइल क्लोराइड PVC इज द टाइप ऑफ. PVC यानी कि पोलीविनाइल क्लोराइड ये एक पॉलीमर है और ये किस टाइप का पॉलीमर है? 4 ऑप्शंस हैं. होमोपॉलीमर, बीटा थर्मोस्टैटिक पॉलीमर, चार्ली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, या फिर डेल्टा कोपॉलीमर. अगर तो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मोनोमर हमें पूछा जाता, ये कंडीशन होती क्वेश्चन में,
तो फिर इसका आंसर होता अल्फ़ा, क्योंकि ये सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि विनाइल क्लोराइड की रिएक्शन से, इसकी कंडेंसेशन से, इसकी एडिशन से बनता है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं होमोपॉलीमर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मोनोमर ये पूछा जाता है, ये कंडीशन दी जाती। लेकिन इस क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन नहीं है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से लिया गया ये क्वेश्चन है, तो इट इज़ आल्सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हम ऐसे पॉलीमर्स को कहते हैं कि जिनको हम रिपीटेडली हीट करके रीशेप कर सकते हैं, और हीट करने से इनकी प्रॉपर्टीज़ में कोई इतनी ख़ास तरह की चेंजेस नहीं आती हैं। तो यहाँ पे मज़ीद भी कुछ पॉलीमर्स हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में आते हैं, जैसे पॉलीएथिलीन है, ये वाइडली यूज्ड इन पैकिंग कंटेनर्स एंड प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग, इसी तरह से ये पैकिंग कंटेनर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है पॉलीएथिलीन, ये भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। दूसरे नंबर पे पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन में स्ट्रेंथ की वजह से इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और हीट रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, और ऑटोमोटिव पार्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है, पाइप्स वगैरह बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पॉलीस्टायरीन, ये पैकिंग मटेरियल के लिए, जैसे फूड कंटेनर वगैरह होते हैं, ये बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं पॉलीस्टायरीन। तो आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेशर फॉर एन आइडियल गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गैस का प्रेशर क्या होगा? अल्फा ऑप्शन 1 एटमॉस्फेयर, बीटा ऑप्शन 2 एटमॉस्फेयर, चार्ली 3 एटमॉस्फेयर, डेल्टा 0 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे अगर हम जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT, और यहाँ से प्रेशर अगर हम फाइंड करते हैं तो ये होगी nRT ओवर V। टेम्परेचर अगर -273 हम पुट करते हैं तो -273 डिग्री सेल्सियस इज़ इक्वल टू 0 केल्विन। तो ये जो इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, इसमें हम टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेते हैं, तो ये आ जाएगा NR मल्टीप्लाइड बाई 0 डिवाइडेड बाई V। तो 0 अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी फैक्टर के साथ तो आंसर 0 ही हो जाता है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा डेल्टा, यानी कि 0 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक बफर। छोटी सी स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, और हमने ये बताना है कि इन चारों में से बफर सॉल्यूशन कौन सा है। अल्फा ऑप्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इनका मिक्सचर, या फिर द मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड। चार्ली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। डेल्टा मिक्सचर ऑफ कार्बोनिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इन चारों में से कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाता है? यहाँ पे याद रखिएगा कि बफर दो तरह का होता है, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। एसिडिक बफर इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड एंड इट्स साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, और जो बेसिक बफर होता है ये हम बनाते हैं बाय मिक्सिंग वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बेसिक बफर पूछा गया, तो बेसिक बफर इज़ द मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक बेस इसमें है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो साल्ट है ये अमोनियम क्लोराइड है। सो करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा। लेकिन अगर एसिडिक बफर पूछा जाता तो फिर इसका आंसर डेल्टा होता, जबकि चार्ली और बीटा ये बफर सॉल्यूशन नहीं हैं, क्योंकि इनमें बेसिस स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ एक पॉइंट याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर 1 यानी अल्कली मेटल्स एंड ग्रुप नंबर 2 के लोअर एलिमेंट्स यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं।
तो इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि एक स्ट्रॉन्ग बेस है तो बीटा और चार्ली में ये बफर सोल्यूशन नहीं बनाएगा। तो अल्फ़ा इज़ बेसिक बफर, जबकि डेल्टा जो है ये एसिडिक बफर में आएगा। तो आंसर इज़ अल्फ़ा। क्वेश्चन नंबर 107, what happens when H positive ion is added to ammonium hydroxide and ammonium chloride buffer? अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का जो बफर है, जिसे हम बेसिक बफर कहते हैं, इसमें जब H पॉजिटिव आयन ऐड किए जाते हैं तो इसमें क्या इफ़ेक्ट होगा? दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम। अल्फा ऑप्शन है मोर अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, बीटा रिएक्शन विल मूव रिवर्स, चार्ली रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड, या डेल्टा नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड के बफर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। इसकी रीज़न ये है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एक्चुअली एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया में जब H पॉजिटिव आयन ऐड होंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयंस। तो ये अमोनियम आयंस बनाना शुरू कर देगा जो वाटर में डिज़ोल्व होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसलिए जब प्रोटॉन ऐड किए जाते हैं यानी H पॉजिटिव आयंस ऐड किए जाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा। करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 108, what is general requirement for free radical substitution of ethane and halogen? जब हम इथेन और हैलोजन का रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? अल्फा ऑप्शन लो प्रेशर, बीटा ऑप्शन लो टेम्परेचर, चार्ली हाई प्रेशर, डेल्टा हीट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से लिया गया ये क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है हीट एंड यूवी लाइट। इसकी रीज़न ये है कि जब अल्केन्स की हैलोजिनेशन की जाती है तो पहले स्टेप में जो कि इनिशिएशन कहलाता है, बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं या तो हम हीट करते हैं या फिर हम यूवी लाइट यूज़ करते हैं और फ्री रेडिकल्स ऑफ हैलोजन प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट या तो हीट है और या इसके साथ यूवी लाइट की ज़रूरत पड़ती है हमें। करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेंजीन? इनमें से बेंजीन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अल्फा ऑप्शन एरोमेटिसिटी, बीटा स्टेबिलिटी, चार्ली टू फॉलो हकल्स रूल, डेल्टा हाई reactivity. This question is from topic number 14 chemistry of hydrocarbon. यहाँ पे याद रखिएगा कि बेंजीन जो है ये हाईली स्टेबल होती है। इसकी रीज़न इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और इसकी हाई रेजोनेंस एनर्जी है जिस वजह से बेंजीन जो है ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। तो यही वजह है, ये रिलेशन है, स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन इज़ लेस रिएक्टिव, इट इज़ नॉट हाईली रिएक्टिव। सो आंसर इज़ डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 110, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साइज़ के बारे में पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सी करेक्ट अरेंजमेंट होगी। याद रखिएगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो इंटरमिक्सिंग से ये कुछ न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनकी एनर्जी और शेप एक जैसी हो जाती है। और एनर्जी शेप एक जैसी रखने वाले ये जो ऑर्बिटल्स हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग से बनते हैं, इन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। अब जितने ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतना हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है इसका साइज़ लार्ज होगा। इसका मतलब है कि sp3 जिसमें 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं,
इसका साइज़ लार्जेस्ट होगा, देन sp2, फिर sp, यानी सबसे लार्ज जो साइज़ होगा ये sp3 का होगा, इसमें 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। उससे छोटा जो साइज़ होगा ये sp2 का होगा, जिसमें एक s और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं। और स्मॉलेस्ट साइज़ जो है ये sp का होगा, जिसमें एक s और एक p है, यानी टोटल 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें मिक्स हो रहे हैं। तो इस बेस पर अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो आंसर इज़ डेल्टा, जिसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज़ लार्जेस्ट और sp का साइज़ स्मॉलेस्ट शो किया गया है। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टॉपिक नंबर 13, तो आंसर इज़ डेल्टा। Question number 111. Consider the equation H2 plus O2 which convert into 2H2O. What volume of hydrogen gas is required to produce 1 mole of water at standard temperature and pressure? अगर हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल वाटर बनाते हैं तो हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? अल्फा ऑप्शन 11.2 डेसीमीटर क्यूब, बीटा ऑप्शन 22.4 डेसीमीटर क्यूब, चार्ली 10 डेसीमीटर क्यूब, डेल्टा 58.0 डेसीमीटर क्यूब। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये भी स्टाइक्योमेट्री का क्वेश्चन है और इसके लिए भी हमें बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड है, यानी 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2O। तो अगर हम 1 मोल वाटर बनाना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, इसलिए हम पहले वाटर और हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं कि वाटर के 2 मोल के लिए हाइड्रोजन के 2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं, तो वाटर के 1 मोल के लिए हाइड्रोजन के 1 मोल रिक्वायर्ड होंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन जो है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन V, यानी कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ये अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो चूँकि ये 1 मोल है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम एट STP, so answer is beta 22.4 decimeter cube. Question number 112. A chemical reaction has a theoretical yield of 25 gram, but only 20 gram of product was obtained. What is percentage yield of this reaction? अब यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड भी हमें दे दी गई है जो कि 25 ग्राम है, लेकिन जब रिएक्शन करवाया जाता है तो एक्चुअली हमें जो यील्ड मिलती है ये 20 ग्राम मिलती है, लिहाजा एक्चुअल यील्ड इज़ 20 ग्राम। तो इस रिएक्शन की एफिशिएंसी यानी कि परसेंटेज यील्ड हमने बतानी है। ऑप्शंस हैं 20%, बीटा 25%, चार्ली 45% या डेल्टा 80%। तो कितने परसेंट हमें परसेंटेज यील्ड मिलेगी? दिस क्वेश्चन इज़ आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड खुद ही बता दी गई हैं। तो अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी हो तो बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे। परसेंटेज यील्ड इज़ इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड हमें दे दी गई है जो कि 20 ग्राम है, और ये याद रखिएगा हमेशा एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। तो एक्चुअल यील्ड 20 ग्राम होगी और थ्योरेटिकल यील्ड जो है ये 25 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको सॉल्व करें तो आंसर इज़ 80%। सो करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113. Which of the following situations most clearly demonstrate a key characteristic of redox reaction? इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो क्लियरली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही होती है और इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज होते हैं।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहे तो ये रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक नंबर 9। अल्फा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस रिएक्टिंग विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ये रिडॉक्स है। या बीटा वाटर बॉइलिंग टू स्टीम, अब ये वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इट इज़ नॉट रिएक्शन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं सकता, तो बीटा तो इसका आंसर बनता ही नहीं है। इसी तरह से चार्ली है सोडियम क्लोराइड डिजॉल्विंग इन वाटर, तो सोडियम क्लोराइड को भी जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं इट इज़ आल्सो फिजिकल चेंज, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, ये रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं आएगा। डेल्टा है एथेनॉल अवेपोरेटिंग एट रूम टेम्परेचर, एथेनॉल जब रूम टेम्परेचर पे अवेपोरेट हो रहा है तो ये भी एक फिजिकल चेंज है, इट इज़ नॉट अ रिएक्शन, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में नहीं है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके सनलाइट की मौजूदगी में HCl बनाते हैं, इट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चेंज हो रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लोरीन का भी 0 है, लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन +1 और क्लोरीन -1 है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है और क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ हो रहा है तो रिडक्शन। तो चूँकि यहाँ पे दोनों प्रोसेस हो रहे हैं लिहाजा ओवरऑल हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। If 100 kilojoule of heat is absorbed by a system and 40 kilojoule of work is done on the system, what is the change of internal energy? पहला इसमें ऑप्शन है -60 किलो जूल, बीटा है +60 किलो जूल, चार्ली -140 किलो जूल, या फिर डेल्टा +140 किलो जूल। This question is from topic number 8, thermochemistry and energetics of chemical reactions। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हम पॉजिटिव लेते हैं एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। इसी तरह से हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगी और हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम इज़ नेगेटिव। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें कंडीशन अगर हम देखें तो ये है इफ़ 100 किलो जूल ऑफ हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, तो चूँकि हीट अब्जॉर्ब हो रही है इसलिए इसमें डेल्टा H जो होगा ये पॉजिटिव होगा, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा H इज़ पॉजिटिव 100 किलो जूल एंड 40 किलो जूल ऑफ वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम। अब ये वर्क डन ऑन द सिस्टम ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये वर्क जो है ये भी हम पॉजिटिव वैल्यू में लेंगे 40 किलो जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा E इक्वल होता है Q प्लस W के। तो यहाँ पे जो चेंज इन हीट है ये हम अगर Q से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होगा 100 + 40 यानी कि 140 किलो जूल, जो कि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज़ डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ फेरस आर। फेरस एक आयन है जो कि आयरन का आयन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके डी ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द टॉपिक नंबर 12, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से ये लिया गया क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 26, इट विल बी ऑर्गॉन 4s2 3d6। जब आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो ये फेरस में कन्वर्ट होगा, और जब भी याद रखिएगा कि 3d सीरीज़ के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो ये 4s के इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, पहले ये 4s के इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे, d वाले इलेक्ट्रॉन इनके बाद लूज़ होते हैं, लेकिन इधर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं और ये 4s के ही 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे।
इसलिए जो फेरस है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो ऑर्गॉन एज इट इज़ रहेगा, जबकि 4s में 0 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। 3d में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर हम इधर शो करें तो अकॉर्डिंग टू हंस रूल पहले तो ये अनपेयर्ड फॉर्म में 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनमें से किसी एक को ये पेयर अप कर देगा। अब आप देख सकते हैं कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं ये कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 116, इफ परसेंटेज यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड इज 80%, यानी परसेंटेज यील्ड अगर 80% है एंड 20 ग्राम रिस्पेक्टिवली, और जो एक्चुअल यील्ड है ये 20 ग्राम है, तो व्हाट विल बी थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी। अल्फा ऑप्शन है 20 ग्राम, बीटा 25 ग्राम, चार्ली 30 ग्राम, डेल्टा 40 ग्राम। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यील्ड के लिहाज से ये अभी तक का तीसरा क्वेश्चन है, यानी कि यील्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टैक्योमेट्री ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर में। और यहाँ पे अब हमें परसेंटेज यील्ड दी गई है। पहले तो हमने परसेंटेज यील्ड फाइंड करना थी, अब परसेंटेज यील्ड हमें गिवन है और इसके साथ हमें एक्चुअल यील्ड गिवन है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। तो परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब परसेंटेज यील्ड है 80%, जबकि एक्चुअल यील्ड 20 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी है, ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अब थ्योरेटिकल यील्ड को हम दूसरी तरफ अगर ले जाते हैं तो 80 इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 20 ये देखें 0 0 से कैंसिल हो गया, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 8, और ये 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100। सो थ्योरेटिकल यील्ड इज़ 25 ग्राम। करेक्ट आंसर इज़ बीटा। अब अल्फ़ा ऑप्शन इसका तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे आंसर है हमारे पास बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज द रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो रिडॉक्स रिएक्शंस को बेस्ट वे से आइडेंटिफाई करता है। अल्फ़ा ऑप्शन है ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन्स, बीटा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ली absorption of light, delta exchange of ions. This question is from topic number 9, that is electrochemistry. यहाँ पे याद रखिएगा कि रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जैसे हम जिंक जो कि सॉलिड स्टेट में, इसको कॉपर सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन में अगर ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट प्रोड्यूस होगा, यानी जिंक सल्फेट एक्वस सोल्यूशन बनेगा और कॉपर यहाँ से अलग हो जाता है सॉलिड स्टेट में। अब इधर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर हम देखें तो जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड पे 0 है, कॉपर +2 है, फिर प्रोडक्ट साइड पे जिंक +2 में आ गया और कॉपर 0 में। तो इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न यह है कि जिंक ने एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए और इस तरह से जिंक अपने कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और कॉपर आयन जो है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं और ये न्यूट्रल कॉपर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इट इज़ ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बेस्ट मेथड जिससे हम ये पहचान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स है या नहीं है, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। करेक्ट आंसर इज़ बीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, मैथनॉल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ। मैथनॉल किसकी रिडक्शन से हम बना सकते हैं। अल्फा ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड, बीटा एसिटल्डिहाइड, चार्ली प्रोपनल, डेल्टा प्रोपनोन। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अल्कोहल्स एंड
फिनोल्स, टॉपिक नंबर 16। यहाँ पे याद रखिएगा कि जब हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये जो प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं ये कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल्स का मतलब ये होता है कि जितने कार्बन पेरेंट एल्डिहाइड में होंगे उतने कार्बन वाला ही अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल्स गेन करते हैं तो फिर हमें कीटोन्स की रिडक्शन करना पड़ती है। तो ये मेथनॉल चूंकि प्राइमरी अल्कोहल है इसलिए ये कीटोन की रिडक्शन से तो हासिल नहीं होगा, तो डेल्टा आंसर तो बिल्कुल ही नहीं होगा। अब फॉर्मेल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड या प्रोपेनॉल, इनमें से हमने देखना है। तो चूंकि मेथनॉल में सिंगल कार्बन होता है, इसका फार्मूला अगर हम लिखें तो ये CH3OH है, और जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसमें भी एक ही कार्बन होता है, यानी इसे हम मेथनॉल भी कहते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड्स की रिडक्शन करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स आते हैं, यानी सिंगल कार्बन वाला एल्डिहाइड सिंगल कार्बन वाला अल्कोहल बनाएगा, तो लिहाजा फॉर्मेल्डिहाइड है जिसकी रिडक्शन से हमारे पास मेथनॉल आएगा। जबकि एस्टल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे तो एथनॉल होगा, और प्रोपेनॉल की रिडक्शन करेंगे तो प्रोपानॉल यानी प्रोप्यून अल्कोहल आ जाएगा। तो आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 119, आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। तो पहले ये क्वेश्चन जो है ना ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से यानी टॉपिक नंबर 13 में से लिया गया है। तो चूंकि हमने इस कंपाउंड का नाम बताना है आयुपैक नेम, तो ये ज़रूरी है कि हमें इसकी स्ट्रक्चर का पता हो। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर हैलोजन करीब है, यानी फंक्शनल ग्रुप जिधर करीब है उधर से नंबरिंग करेंगे। तो इट इज़ कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। अब यहाँ पे आप देखें ये फर्स्ट कार्बन के साथ ब्रोमीन है तो इट इज़ 1 ब्रोमो, और सेकंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो 2 डाई मिथाइल। तो 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल, टोटल कार्बन इसमें 3 हैं। तो इसको हम यानी कि जो पेरेंट चेन है या फिर जो स्केलेटन है इसका, इसमें टोटल 3 कार्बन हैं जो एक सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, तो इसको हम प्रोपेन कहेंगे। तो इट इज़ 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 120, इन अ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल लैटिस द एंगल बीटा इज बिटवीन द फेसिस। जब हम किसी क्रिस्टल में डिफरेंट एजेस के दरमियान एंगल देखते हैं तो इन एंगल्स को हम इंटरफेशियल एंगल्स कहते हैं। अब ये जो यूनिट सेल है इसमें 3 एक्सिस, जिनमें से एक को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सामने अल्फ़ा एंगल बनेगा। दूसरे को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके सामने बीटा एंगल बन रहा है। और तीसरा सी है जिसके सामने गैमा एंगल बन रहा है। अब हमने बताना है कि बीटा एंगल जो है ये कौन से एजेस के दरमियान है, ये कौन से एक्सिस के दरमियान है। तो ये है जी बिटवीन ए एंड सी। सो करेक्ट आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, पिक द क्रिस्टलाइन सॉलिड। छोटा सा क्वेश्चन है, इनमें से हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बताना है। अल्फा ऑप्शन सीमेंट, बीटा सिरेमिक्स, चार्ली कंक्रीट, डेल्टा कॉपर। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम सॉलिड टॉपिक नंबर 5। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो मेटल्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आती हैं। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन बोरॉन इन ग्राउंड स्टेट इज। बोरॉन की ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अल्फा ऑप्शन 1, बीटा 2, चार्ली 3, डेल्टा 4। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम टॉपिक नंबर 11, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर हम बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 5 है, तो इट विल बी 1s2, 2s2, फिर 2px1, 2py0, 2pz0। तो ये इसकी है ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 1, जो कि 2px में है। लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट होती, हमें एक्साइटेड स्टेट में भी पूछा जा सकता है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर पूछा जाता तो फिर 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये 2py या 2pz में प्रमोट कर जाता।
तो फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s1 2px1 2py1 2pz0। तो अगर एक्साइटेड स्टेट में हमें पूछा जाता कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो फिर इसका आंसर होता 3। लेकिन यहाँ पे ये इसका कीवर्ड है कि ग्राउंड स्टेट में हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, तो ग्राउंड स्टेट में आंसर हमारे पास होगा 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड इन्वॉल्व्स द मैकेनिज्म ऑफ अल्फा ऑप्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, बीटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, चार्ली फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा फ्री रेडिकल एडिशन। तो जब बेंजीन की क्लोरीनेशन की जाती है फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन टॉपिक नंबर 14। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी हम किसी कंपाउंड का रिएक्शन करते हैं, जैसे क्लोरीन या हैलोजन कोई भी है, इसका रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ, तो पहले एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। जैसे क्लोरीन FeCl3 से रिएक्शन करके FeCl4 में कन्वर्ट होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, और क्लोरीन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये जो क्लोरीन है इट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, तो बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को ये क्लोरीन सब्स्टिट्यूट कर देता है और ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोबेंजीन में, और हाइड्रोजन इधर से प्रोटॉन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे चूंकि क्लोरीन एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखिएगा कि जब भी FeCl3 यूज़ किया जाए या AlCl3 यूज़ किया जाए, तो हेलोजिनेशन जो भी होगी ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देगी। क्वेश्चन नंबर 124। एलिमेंट विथ स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है? अल्फा ऑप्शन है लिथियम, बीटा एल्यूमिनियम, चार्ली कैल्शियम, डेल्टा बेरियम। ये क्वेश्चन टॉपिक नंबर 11 S&P ब्लॉक में से है। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का जनरल ट्रेंड देखें, तो जनरल ट्रेंड में आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, और लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हम इनके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी पढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट कुछ एक्सेप्शंस भी रखती है। जैसे फर्स्ट A ग्रुप है, इससे सेकंड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, फिर थर्ड ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, फोर्थ A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, फिफ्थ A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी और ज़्यादा होती है, सिक्स ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की बजाय फिर कम हो जाती है, और सेवन A ग्रुप की आयोनाइजेशन एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाती है। एंड मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी कंटेनिंग ग्रुप इज नोबल गैसेस। तो यहाँ लिथियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और बेरियम है। लिथियम तो है फर्स्ट ग्रुप में, फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप में आ जाता है यहाँ पे बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और फिर उसके बाद है एल्यूमिनियम। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, लेकिन इधर आंसर होगा बीटा, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है इसकी पोजीशन बेरियम से काफ़ी हाई है। करेक्ट आंसर इज डेल्टा बेरियम। क्वेश्चन नंबर 125। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम साल्ट विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिएक्शन करते हैं अमोनिया के साथ, तो अमोनियम साल्ट बनता है। तो अमोनियम साल्ट को अगर हम हीट करेंगे तो फर्दर क्या बनेगा? कार्बोनेट्स बनेंगे, अल्केन्स बनेंगे, एस्टर्स या अमाइड्स। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम टॉपिक नंबर 18 यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स जब अमोनिया से हीट किए जाते हैं तो अमोनियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं।
और ये जो अमोनियम साल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, इन्हें जब फर्दर हीट किया जाता है तो इनसे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट आते हैं ये हैं एसिड अमाइड्स। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। अब हम डिस्कस करते हैं UHS MD-CAT 2025 पास पेपर केमिस्ट्री पोर्शन की समरी। कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ से हमें ये भी पता चलेगा कि कौन सा एरिया जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद रिस्पेक्ट टू UHS। और प्रीवियस पेपर को एनालाइज करते हुए हम देखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं यानी 20 टॉपिक्स हैं टोटल केमिस्ट्री में, इनमें हर टॉपिक को टच किया गया है, हर टॉपिक में से क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे यहाँ टॉपिक नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन बेस पर हैं, जिनमें परसेंटेज यील्ड इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है और कंसेप्ट ऑफ मोल में से क्वेश्चन पूछा गया है और ये कैलकुलेशन बेस पर हैं। सेकंड टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके अलावा क्वांटम नंबर्स में से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से 2 जो क्वेश्चंस हैं ये दिए गए हैं टॉपिक नंबर 3 यानी कि गैसेस में से, और टॉपिक नंबर 4 यानी लिक्विड में से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। टॉपिक नंबर 5 सॉलिड्स में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरह से टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर में से टोटल 6 क्वेश्चन जो हैं ये दिए गए हैं 2025 में। टॉपिक नंबर 6 यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम में से 2 क्वेश्चंस, इसी तरह से रिएक्शन काइनेटिक्स में से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 8 थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 10 केमिकल बॉन्डिंग में से 2, इसी तरह से S&P ब्लॉक एलिमेंट जो कि टॉपिक नंबर 11 है, इसमें से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 13 यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 2 क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये टॉपिक नंबर 14 यानी कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में से हैं, जो कि टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे 3 टॉपिक ऐसे हैं, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, टॉपिक नंबर 14 केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें 4 और 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चंस सॉलिड्स, 3 क्वेश्चंस रिएक्शन काइनेटिक्स इनमें से पूछे गए हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एरिया है विद रिस्पेक्ट टू UHS अकॉर्डिंग टू 2025 पेपर्स का एनालिसिस अगर हम करें। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 15 अल्काइल हैलाइड में से 1 क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 16 अल्कोहल्स एंड फिनोल में से 2 क्वेश्चंस, टॉपिक नंबर 17 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टॉपिक नंबर 18 कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से 1 क्वेश्चन, इसी तरह से 1 क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक नंबर 19 यानी कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक नंबर 20 यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से दिया गया है। इस तरह से टोटल 45 क्वेश्चन जो हैं इनमें कैलकुलेशन बेस क्वेश्चन हमें दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में से कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ख़ास तौर पे टॉपिक नंबर 1 में से। फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जैसे कि गैसेस में वैल्यू ऑफ R हमने बतानी है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो लर्निंग बेस पर होते हैं, यानी कि हमने कुछ वैल्यूज़ याद रखना होती हैं। तो ये था 2025 UHS पास पेपर केमिस्ट्री पोर्शन।